प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के सेशन में कक्षा 10 विषय विज्ञान के भौतिक विज्ञान पार्ट से 20 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आपको याद कराएंगे। बस आपको हमारे साथ बने रहना है और इन 20 क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है तुरंत भी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किसी दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। ठीक है, तो कोई आपके पास दर्पण है, उसमें सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा वो दर्पण है? पहला ऑप्शन दिया समतल दर्पण, दूसरा बताया अवतल दर्पण, तीसरा कहा उत्तल दर्पण, और चौथा ऑप्शन दिया है कि उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दोनों हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण में, जिसको हम घर में चेहरा देखने में प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर उसी का यूज करते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनता है, लेकिन यहाँ पर ये वस्तु के बराबर बनता है। कहाँ पर बनता है? वस्तु के बराबर बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा तो बनता है, लेकिन सदैव नहीं होता है। जब दर्पण के नज़दीक आप होंगे, यानी फोकस दूरी के अंदर वस्तु को रखेंगे, अपने को रखेंगे, तो आपका सीधा बड़ा आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, और कंडीशन इसमें होती है जिसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है और दर्पण के आगे बनता है, तो ये वाली बात भी गलत हो गई। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनता है। ये मिलता कहाँ पर है? जो भी वाहन होते हैं उनमें वाहन में आगे जो दर्पण लगा होता है, जिसमें हम पीछे का हिस्सा देखते हैं, वाहन के पीछे सड़क पर कौन आ जा रहा है, उसके विषय में आप जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो होता है उत्तल दर्पण। तो प्रश्न हमारा क्या था? किसी दर्पण में सदैव आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में भी बनता है और उत्तल दर्पण में भी बनता है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी, समतल और उत्तल दोनों। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता कहलाती क्या है? यानी फोकस दूरी कम ज्यादा हो जाती है, वो भी स्वतः। इसी वजह से हम नजदीक की वस्तु और दूर की वस्तु बहुत आसानी से देख लेते हैं, हमको कुछ परिवर्तन करना नहीं होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप स्वतः परिवर्तित हो जाती है, गॉड गिफ्टेड है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर देखिए, ये कहलाती क्या है? समंजन क्षमता, जरा दूरदर्शिता, निकट दृष्टि दोष, और इनमें से कोई नहीं। तो फोकस दूरी के समायोजन की क्षमता को कहते हैं नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, और यही समंजन क्षमता जब घट जाती है तो फिर वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रतिरोध आर को 5 बराबर भागों में बांट दिया गया। कोई प्रतिरोध तार है जिसका प्रतिरोध आर है, उसको 5 बराबर भागों में बांट दिया गया। बांटने के बाद इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। किस क्रम में जोड़ दिया गया? समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। तो प्रतिरोध कितना हो जाता है? समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध इनका आर डैश हो जाता है। तो आर अपान आर डैश, पहले जो प्रतिरोध था वो और जो अब प्रतिरोध हुआ, इसमें क्या अनुपात है वो आपको निकालना है। तो जरा देखिए इसको कैसे करेंगे। तो पहले प्रतिरोध कितना था? पहले प्रतिरोध तो आर था। अब इसको कितने भागों में डिवाइड कर दिया आपने? 5 बराबर भागों में डिवाइड किया, तो हर टुकड़े का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R/5 हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिख लेंगे? ये पहले टुकड़े का प्रतिरोध हो जाएगा R/5, दूसरे टुकड़े का भी प्रतिरोध होगा R/5, और तीसरे टुकड़े का प्रतिरोध हो जाएगा R/5, R/5, चौथे टुकड़े का प्रतिरोध हो जाएगा R/5, और पांचवें टुकड़े का भी प्रतिरोध होगा R/5। यानी हर एक टुकड़े का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R/5 होगा। लेकिन जब इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा? 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1
प्लस 1/R3 और ये हो गया R4 और ये हो गया R5। तो 1/R' ये लिख लीजिए। ये मान कितना लिखेंगे, यहां पर आएगा 1/R1 की जगह पे R/5, तो R नीचे रह जाएगा, 5 ये यहां पर अंश में चला जाएगा, प्लस अब इसी तरह से लिखते चले जाओ, ये हो जाएगा और ये हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो 1/R', ये देखिए लघुत्तम नीचे का तो R बन गया है, ऊपर 5, 10, 15, 20 और 25, तो 25 ही हो जाएगा, 25/R। तो अब यदि R' का मान निकालें तो R' का मान निकल जाएगा आपका R/25। इनकी कुल प्रतिरोध कितना निकल गया, R/25। अब अनुपात निकालना था, पहले वाला जो प्रतिरोध था कितना R, और दोबारा जो प्रतिरोध है R', इसमें अनुपात निकालना है तो यहाँ पर R लिख देंगे और R' का मान R और 25 चला जाएगा ऊपर, ये कैंसिल हो गया, तो R/R' का अनुपात होगा 25/1। और जरा आंसर चेक करिएगा ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए 25/1 बोले या 25 कहें, और ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी सही। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, किसी वैद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है, 110 वोल्ट से जोड़ने पर इस पे कितनी शक्ति प्रयोग होगी वो आपको बताना है। तो देखो बल्ब आपके पास कितना था, 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है, तो यहां पर आप फार्मूला लगाएंगे P = V²/R, और यहां पर ये V² कितना है, 110 लगा दिया, 110 गुणा 110 110/R, और ये हमारा P' होगा। पहले कितना लगा था, ये 220 लगा रखे थे, 220 गुणा 220/R, और ये है किसके बराबर, ये है 100 वाट के बराबर, 100 वाट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिएगा, तो P का मान था कितना 100 वाट, और वोल्टेज कितना था 220 गुणे 220, R का मान हमको पता नहीं, R लिख लिया और ये बराबर 200 हो गया है। तो अब हम यहां पर लिख लेते हैं P' = 110 गुणा 110/R लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर हम भाग कर देते हैं, तो यहां भी लिख लेते हैं कितना 220, या यहां पर लिखिए 100 वाट, ये 100 वाट लिख लीजिएगा, 220 लिखिए गुणा 220 लिखिए R कर दीजिए, यहीं पे इसको भाग कर दीजिएगा, तो ये ऐसे भाग कर दिया तो R से R कट गया, तो P'/100 ये लिख जाइएगा। यहां पर कितना हो गया 110 गुणा 110 और 220 गुणा 220, ये 0 0 दोनों में कट गए, 11 दूना 22 हो गया और 11 दूना 22 ही हो गया, तो P'/100 = 1/2 और 2 का गुणा हो गया 4। अब भाग कर देंगे तो कितना जाएगा 25, तो P' का मान निकल गया कितने वाट, 25 वाट। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 25 वाट, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो गया है, ठीक है। अब अगला नंबर देख लीजिए क्या है, विद्युत धारा
मापने की युक्ति क्या है? तो विद्युत धारा मापने की युक्ति बताया जनित्र, दूसरा ऑप्शन है एमीटर, वोल्टमीटर और ये सभी। विद्युत धारा मापने की युक्ति, मापन मतलब इसको किससे मापा जाता है? तो विद्युत धारा का मापन होता है एमीटर से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्वस्थ मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 मीटर। नंबर पे मत जाइएगा क्योंकि 25 तो आपके दिमाग में बसा है, लेकिन ध्यान रखना है 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा, क्योंकि जैसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात आएगी तो 25 दिमाग में जाएगा, लेकिन 25 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, आकाश का रंग दिखाई देता है। आकाश का रंग दिखाई देता है, ये नहीं कहा गया कहां से दिखाई देता है, नहीं, ये माना गया कि पृथ्वी से दिखाई देता है। तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर होगा बी। और यदि काले की बात करें तो चंद्रमा के तल से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। और ये दिखाई नीला क्यों देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी जल में, वायु में, हीरा और कांच में। तो प्रकाश की चाल उसमें सबसे कम होगी जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। तो किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है? जल का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक, हीरे का और कांच का। तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है इन चारों में, इसलिए यहां पर न्यूनतम चाल होगी डायमंड यानी कि हीरे में। अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। F = R, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर कतई नहीं होती है। F = R/2, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन दिया वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर और तीसरा ऑप्शन है ओम और चौथा ऑप्शन कूलाम। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ऑप्शन नंबर 3 ओम। यही करेक्ट आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11, उत्तल दर्पण का आवर्धन सदैव होता है, कितना होता है? तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव वस्तु से छोटा होता है। आवर्धन का सूत्र क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई और बटे में नीचे जो है वस्तु की लंबाई, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। और प्रतिबिंब सदैव छोटा होता है, यानी ऊपर जो अंश में मान होगा वो सदैव छोटा होगा, हर में जो मान होगा वो बड़ा होगा। इसका मतलब आंसर कौन सा सही होगा? आप लोग जरा बता दीजिएगा। एक बताया है, एक से कम होगा, एक से अधिक और शून्य होगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक से कम, क्योंकि अंश का मान कम होगा और हर का मान ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन आता है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां बनता है? कार्निया पर बनता है, रेटिना पर बनता है, पुतली में, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन है ये नहीं पता कि और कोई हो सकता है। तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीत बिंदु पर बनता है। कहां पर बनता है? रेटिना के पीत बिंदु पर, तभी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए यहां पर ऑप्शन होगा बी करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन दिया है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बताना है, उल्टा लिखना है। तो यदि कहीं ऐसी कंडीशन आती है तो आपको लिख देना है बस ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG लिखा हुआ है। ANG ये मान है आप दिया हुआ है 3/2। आपसे पूछा गया कांच के सापेक्ष यानी कि GNA और ये मान हो जाएगा 2/3 और आंसर मिला ये कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सही हो गया बी 2/3। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है नाइक्रोम का, टंगस्टन का, लोहे का और पीतल का। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। नाइक्रोम किसका क्या बना होता है? जो हीटर की कॉइल होती है
वो नाइक्रोम की बनी होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया टंगस्टन, ऑप्शन नंबर ही हो गया बी। इसका गलनांक लगभग 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये भी बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो इसका मान होता है 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल के होता है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। देखिए इस तरह के प्रश्न को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, नहीं शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दबाजी में इसको ये पढ़ गए विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो पहला ही ऑप्शन देखो लिखा हुआ है P = V × I, ये मात्रक है, तो यह सूत्र है, तो आप इसको लिख लेंगे। तो ये विद्युत शक्ति का मात्रक यानी सूत्र कौन सा है, नहीं है, विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है, मात्रक ना लिखे तो यार ठीक रहेगा, सूत्र नहीं है। तो P = V × I ये विद्युत शक्ति का सूत्र है। P = V² R, ये भी सूत्र है। P = I² R, ये भी सूत्र है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी दिया है P = V/I यानी V/I, ये सूत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, ये दिया है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। N फॉर न्यूटन, A फॉर एम्पियर, M फॉर मीटर। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, किसी धारावाही लंबी परिणलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन दिया शून्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं होता है, एक होता है, ये भी नहीं है, और ये लिखा अनंत होता है, ये भी नहीं है, और यहां पर लिखा है शून्य, समान, असमान कोई नहीं। तो किसी धारावाही लंबी परिणलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, शून्य गलत है, समान होता है, ये सही बात है, भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। तो याद रखना है, किसी धारावाही परिणलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सब जगह समान होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश कर रहा है, यानी कि जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में वो आवेशित कण भी प्रवेश करता है, तो कण पर लगने वाला बल कितना होगा। तो किसी आवेशित कण के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर लगने वाले बल का सूत्र होता है F = QVB sin थीटा, ये सूत्र होता है। F = QVB sin थीटा। ये दिशा में प्रवेश कर रहा, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा की वैल्यू तो 0 हो गई। अब बताइए sin 0 का मान तो कितना होता है, sin 0 का मान 0 होता है, तो लगने वाला बल भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मिलाइए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कोई ये सीधा धारावाही चालक है, वो भी अनंत लंबाई का भी समझ सकते हैं, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये सर्किल नुमा होता है, कैसे वृत्ताकार होता है। और यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, सरल लिखी गलत हो गया, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार और इनमें से कोई नहीं। तो किसी धारावाही, सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों तरफ कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। ऑप्शन नंबर है ए, बी सही, वृत्ताकार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, और ये है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। लघुपथन के समय धारा का मान, लघुपथन का मतलब शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है जबकि दो वायर आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए, या उनके बीच में रेजिस्टेंस क्या हो जाए, लगभग 0 हो जाए। धारा समान रहती है, धारा शून्य हो जाती, बहुत अधिक हो जाती, बहुत कम हो जाती है। तो लघुपथन के समय जब रेजिस्टेंस घट गया, कम हो गया, तो धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो गया।
तो ये था आज का सेशन। इसमें आपने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम तैयार कर लिए होंगे। तैयार हुए कि नहीं हुए, याद हुए कि नहीं हुए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फिर जय हिंद।